आज के लेक्चर में हम दो काम करेंगे। पहला काम हम ये प्रूव करेंगे कि अगर फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है तो फिर फंक्शन बाउंडेड है। और दूसरा काम इस स्टेटमेंट के कन्वर्स स्टेटमेंट बनाते हैं कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तो वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा। लेकिन ये कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है। दूसरे काम में एक एग्जांपल लेकर प्रूव ये करेंगे कि आपके पास ऐसे फंक्शन मौजूद हैं जो बाउंडेड हैं लेकिन बाउंडेड वेरिएशन के नहीं हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम प्रूव करने लगे हैं थ्योरम ये कहता है कि अगर f बाउंडेड वेरिएशन का है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर तो फिर हमारे पास ये जो फंक्शन f है ये बाउंडेड भी होगा। फंक्शन गिवन है, बाउंडेड वेरिएशन का है, फंक्शन बाउंडेड होगा, ये बात हमने प्रूफ करनी है। दोनों बातें याद कर लेते हैं कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का कब होता है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है ए बी से आर के ऊपर और इस फंक्शन में किसी भी पार्टीशन p के लिए अगर हम डेल्टा एफ आई का मॉडल आई का सम कैलकुलेट करें और हमेशा वो किसी एक रियल नंबर m से लेसर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है। हमें एक m ढूंढना होता है कि हर पार्टीशन के लिए जब आप डेल्टा एफ आई के मॉडल आई का सम कैलकुलेट करते हैं तो वो उस m से लेसर इक्वल आता है और जब ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है। यहाँ पे हमें गिवन है फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है, यानी ये बात होल्ड कर रही है। हमें एक रियल नंबर m मिल रहा है कि हर पार्टीशन के लिए डेल्टा एफ आई के मॉडल आई का जो सम है वो m से लेसर इक्वल है। प्रूफ करना है कि फंक्शन बाउंडेड है। और बाउंडेड फंक्शन कब होता है? अगर फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ का जो मॉडुलस है वो किसी एक नंबर से लेसर इक्वल हो तो हम कहेंगे वो फंक्शन बाउंडेड है। फंक्शन में हमें गिवन ये है कि डेल्टा एफ आई के मॉडल आई का जो सम है वो m से लेसर इक्वल है और फंक्शन की हर वैल्यू के मॉडुलस के सम को किसी एक नंबर m से लेसर इक्वल शो करना है। ये बात जो गिवन है कि हर पार्टीशन के लिए होल्ड कर रही है। हम एक ख़ास पार्टीशन के लिए इसको होल्ड करवाएंगे और उसकी मदद से फंक्शन की हर वैल्यू के मॉडुलस को m से लेसर इक्वल शो करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। क्योंकि f बाउंडेड वेरिएशन का है तो हमारे पास मौजूद है एक रियल नंबर m के हर पार्टीशन के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एफ आई के मॉडल आई का सम तो वो m से लेसर इक्वल आता है। ये गिवन है। हमें एक ऐसी पार्टीशन ढूंढनी है कि उस पार्टीशन की मदद से हम प्रूव कर सकें कि फंक्शन की हर वैल्यू का मॉडुलस m से लेसर इक्वल है। हर पॉइंट x के लिए ये बात हमने प्रूव करनी है। हम ऐसा करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं जिसमें x जो है a और b के दरमियान से कोई सा पॉइंट लेते हैं। सिर्फ एक पॉइंट x लेकर पार्टीशन बनाते हैं। उस पॉइंट के मदद से हम प्रूव करेंगे कि वो जो हमने पॉइंट x लिया है जो a और b के दरमियान है उसके लिए fx का मॉडुलस हमेशा किसी एक नंबर से लेसर इक्वल है। और फिर दो पॉइंट्स जो रह जाएंगे फर्स्ट और एंड वाला उनको भी हम साबित करेंगे। तो हम पार्टीशन सिर्फ 3 पॉइंट्स वाली ले रहे हैं जिसमें x ले रहे हैं हम ओपन इंटरवल ए बी में से और पार्टीशन में ले रहे हैं 3 पॉइंट a x और b। इस पार्टीशन के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इस पार्टीशन में कितने सब इंटरवल्स बन रहे हैं? 2, एक a से x और एक x से b। इसमें डेल्टा f1 वो क्या बनेगा? वो बनेगा a से x वाले सब इंटरवल के लिए f ऑफ x माइनस f ऑफ a। और जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। और जो डेल्टा f2 है, डेल्टा f2 बनेगा इस पार्टीशन के सेकंड सब इंटरवल x से b के लिए वो बनेगा f ऑफ b माइनस f ऑफ x और उसका मॉडुलस। और हमें गिवन ये है कि जितने भी डेल्टा एफ आईज बन रहे हैं उनके मॉडल आई का सम m से लेसर इक्वल है। यानी f ऑफ x माइनस f ऑफ a का मॉडुलस यानी डेल्टा f1 का मॉडुलस प्लस डेल्टा f2 का मॉडुलस f ऑफ b माइनस f ऑफ x का मॉडुलस ये m से लेसर इक्वल है। और बनाना क्या है? मुझे बनाना है कि fx का मॉडुलस किसी एक नंबर से लेसर इक्वल है। उसके लिए पहले हम इसमें से एक टर्म को लेते हैं
जब ये दो टर्म्स का जो सम है वो m से लेसर इक्वल है और इन दोनों टर्म्स में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो इंडिविजुअली पहली टर्म भी m से लेसर इक्वल है और दूसरी टर्म भी m से लेसर इक्वल है। हम पहली टर्म यानी f ऑफ x माइनस f ऑफ a के मॉडुलस को m से लेसर इक्वल ले रहे हैं फिलहाल, और इसकी मदद से हर x के लिए जो a और b के दरमियान है उसके मॉडुलस को हम एक नंबर से छोटा करने लगे हैं। वो नंबर क्या है वो भी देखते हैं। जब मैं f ऑफ x के मॉडुलस की बात करने लगा हूँ और जो कि x a और b के दरमियान है, क्या मैं उसको fx माइनस fa के मॉडुलस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, बहुत आसानी से कर सकता हूँ। fx के मॉडुलस को मैं लिख सकता हूँ fx माइनस fa प्लस fa का मॉडुलस, fa माइनस और प्लस कर लिया, और इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इन दो टर्म्स के सम को x और इसको y लेते हुए x प्लस y का मॉडुलस लेसर इक्वल है किससे? x के मॉडुलस से प्लस y के मॉडुलस से, तो ये लेसर इक्वल है f ऑफ x माइनस f ऑफ a का मॉडुलस प्लस f ऑफ a का मॉडुलस, और f ऑफ x माइनस f ऑफ a का मॉडुलस तो किससे लेसर इक्वल है? m से। इसकी जगह बड़ा नंबर m लिख लें तो fx का मॉडुलस जो है वो हमारे पास आ जाएगा लेसर इक्वल टू fa वाला fa का मॉडुलस प्लस इससे बड़ा नंबर m लिख लिया। हर x जो a और b के दरमियान है उसके लिए हमने प्रूफ कर लिया कि fx का मॉडुलस जो है वो लेसर इक्वल है f ऑफ a के मॉडुलस प्लस m से। बस दो नंबर्स रह गए हैं a और b। अगर मैं a के लिए f ऑफ a के मॉडुलस को भी इसी नंबर से लेस आर इक्वल शो कर दूं और b के लिए f ऑफ b के मॉडुलस को भी इसी नंबर से लेस आर इक्वल शो कर दूं तो मेरा मसला हल हो गया। एक बात बहुत ऑब्वियस है कि fa का मॉडुलस लेसर इक्वल टू fa का मॉडुलस प्लस m है। ये तो है, क्यों है भला? क्योंकि राइट साइड पे मैंने fa के मॉडुलस में एक पॉजिटिव नंबर m ऐड कर लिया है, तो राइट साइड ग्रेटर और इक्वल हो गई है, बल्कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो गई है। तो a के लिए भी प्रूव हो गया। सिर्फ किसके लिए रह गया? b के लिए रह गया। b के लिए यही बात प्रूव करने के लिए हम पार्टीशन सिर्फ 2 पॉइंट्स वाली ले रहे हैं, a और b पॉइंट वाली। ये भी इसकी पार्टीशन है। इस पार्टीशन के लिए भी डेल्टा fi के मॉडुलाई का जो सम है वो m से लेसर और इक्वल होगा, और इस पार्टीशन के लिए सिर्फ एक ही डेल्टा fi बनेगा, यानी डेल्टा f1 बनेगा, और वो बनेगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। आप उसे चूंकि मॉडुलस के अंदर है f ऑफ a माइनस f ऑफ b का मॉडुलस भी लिख सकते हैं। ये लेसर इक्वल टू m आ गया। प्रूफ तो मैंने किसको करना है? अब मैंने f ऑफ b के मॉडुलस को प्रूफ करना है कि वो लेसर इक्वल टू सम नंबर है। उसके लिए ऐसा करते हैं कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं f ऑफ b का मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए। बीच में f ऑफ a माइनस और f ऑफ a प्लस कर लिया, और फिर हम इस्तेमाल करते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का, इसको x और इसको y लेते हुए, और ये लेसर इक्वल आ गया f ऑफ b माइनस f ऑफ a का मॉडुलस प्लस f ऑफ a का मॉडुलस। और अगर हम इस 5 का इस्तेमाल करें तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a का मॉडुलस m से लेसर इक्वल है। राइट साइड पे इसकी जगह बड़ा नंबर m लिख लें, तो ये हमारे पास m प्लस f ऑफ a का मॉडुलस हो गया राइट साइड पे, और मेरे पास f ऑफ b का मॉडुलस भी लेसर इक्वल हो गया f ऑफ a के मॉडुलस प्लस m से। तो x चाहे a और b के दरमियान हो, x a हो या x b हो, मेरे पास f ऑफ x का जो मॉडुलस है वो हमेशा लेसर इक्वल आ गया है f ऑफ a के मॉडुलस प्लस m से। यही प्रूफ करना था। जी बिल्कुल यही प्रूफ करना था कि किसी भी x के लिए f ऑफ x का मॉडुलस एक पॉजिटिव नंबर से लेसर इक्वल है, और यहाँ पे f ऑफ x का मॉडुलस हमेशा f ऑफ a के मॉडुलस प्लस m से लेसर इक्वल है। ये वो एक फिक्स नंबर है कि f ऑफ x का मॉडुलस हमेशा इस नंबर से लेसर इक्वल है। x क्लोज इंटरवल a b में से आप जौन सा मर्जी पॉइंट ले लें। और क्या प्रूव हो गया? जी बिल्कुल, जो बात प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गई, यानी प्रूव हो गया कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। हमने प्रूव कर लिया है कि फंक्शन अगर बाउंडेड वेरिएशन का हो तो फिर फंक्शन बाउंडेड भी होता है। और इस स्टेटमेंट के कन्वर्स स्टेटमेंट ये बनती है कि अगर फंक्शन जो है वो बाउंडेड हो तो वो बाउंडेड वेरिएशन का होता है, और ये कन्वर्स स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होती। इसके लिए एक एग्जांपल देखने लगे हैं ऐसे फंक्शन की जो बाउंडेड है लेकिन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। एक एग्जांपल जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी वो भी
इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है, वो फंक्शन भी हमारे पास जो है बाउंडेड है लेकिन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। आज एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम ऐसे फंक्शन की जो बाउंडेड तो है लेकिन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है, और वो फंक्शन है हमारे पास 0 to इंटरवल क्लोज से डिफाइन हुआ है आर के ऊपर, और उसके दो फार्मूला ही हैं। अगर x नॉन ज़ीरो नंबर हो तो f ऑफ x का आंसर x इंटू साइन पाई ओवर x है, और अगर x ज़ीरो हो तो f ऑफ x का आंसर 0 है। हमने डिफाइन किया है इसको क्लोज इंटरवल 0 से 2 के ऊपर, और साबित ये करना चाहते हैं कि ये बाउंडेड है लेकिन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। उसके लिए याद कर लेते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होता है अगर आपको मिल जाए एक रियल नंबर m के हर पार्टीशन के लिए डेल्टा एफ आई के मॉडल आई का सम m से लेसर इक्वल हो। अब हम चाहते हैं ऐसा ना हो, इसके उल्ट बात हो। तो देयर एग्जिस्ट या सम m की बजाय हम कहेंगे कि फॉर ऑल m, और लेसर इक्वल की जगह हम कहेंगे ग्रेटर देन, और फॉर आर पार्टीशंस की जगह हम कहेंगे एक पार्टीशन P मिल जानी चाहिए। तो अगर हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है तो किसी भी रियल नंबर m के लिए आपने एक पार्टीशन P ढूंढनी है। एक ऐसी पार्टीशन P ढूंढनी है कि जब आप डेल्टा एफ आई के मॉडल आई का सम कैलकुलेट करें तो वो m से ग्रेटर हो जाए। हर रियल नंबर m लेकर आपने पार्टीशन P ढूंढनी है कि डेल्टा एफ आई के मॉडल आई का सम m से ग्रेटर हो जाए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो इसका मतलब होगा कि जो फंक्शन हमारे पास f है वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है, इस फंक्शन को हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है, तो हर m की दफ़ा मुझे एक पार्टीशन ढूंढनी है। मैं एक पार्टीशन ले रहा हूँ जिसमें n इन्वॉल्व है, और मैं हर m की दफ़ा एक ऐसा n ढूंढूंगा कि उस n को तब्दील करने से जो पार्टीशन बनेगी उस पार्टीशन के लिए ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रूव ये करते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन बाउंडेड है। f ऑफ 0 का आंसर 0 है, बाकी सारे 0 के अलावा जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फंक्शन का आंसर ये है। हम इसको भी प्रूव करते हैं कि ये भी किसी एक नंबर से लेसर इक्वल है। उसके लिए f ऑफ x का मॉडुलस लिया, f ऑफ x का मॉडुलस x और साइन पाई ओवर x के मॉडुलस के इक्वल आ गया। साइन का मॉडुलस याद है हमेशा किससे लेसर इक्वल होता है, साइन का मॉडुलस हमेशा 1 से लेसर इक्वल होता है। इस प्रोडक्ट के मॉडुलस को अलग अलग कर लें, x का मॉडुलस लिख लें और साइन पाई ओवर x के मॉडुलस की जगह उससे ग्रेटर और इक्वल नंबर 1 लिख लें। तो हमारे पास f ऑफ x का मॉडुलस फिलहाल आया है लेसर इक्वल टू x मॉडुलस, और x क्या क्या हैं, x मेरे पास 0 से लेकर 2 तक नंबर्स हैं। तो अगर मैं x की जगह सबसे बड़ा नंबर लिख दूं तो यहाँ पे सबसे बड़ा मॉडुलस आ जाएगा, यानी मेरे पास आ जाएगा कि f ऑफ x का मॉडुलस हमेशा लेसर इक्वल टू 2 है। f ऑफ x का मॉडुलस हमेशा लेसर इक्वल टू 2 है जब भी आप x 0 के अलावा लेते हैं, और जब आप x 0 लेते हैं तो f ऑफ 0 0 है। तो ओवरऑल f ऑफ x का मॉडुलस हमेशा 2 से लेसर इक्वल ही है। आप चाहे आप वो x 0 से ग्रेटर और 2 से लेसर इक्वल लें, और चाहे आप वो x 0 लें, हमारे पास जो f ऑफ x का मॉडुलस है हमेशा 2 से लेसर इक्वल है। और क्या प्रूव हो गया, प्रूव ये हो गया कि हमारे पास जो फंक्शन f ऑफ x है ये इस डोमेन 0 से 2 के ऊपर बाउंडेड फंक्शन है। फंक्शन बाउंडेड है और प्रूव ये करना है कि बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। तो हर पॉजिटिव m के लिए एक ऐसी पार्टीशन ढूंढनी है कि डेल्टा एफ आई का मॉडुलस का जो सम है वो m से ग्रेटर और इक्वल हो जाए, और ऐसी पार्टीशन मैं ढूंढ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ n। हर m की दफ़ा मैं ऐसा n ढूंढूंगा कि n की मदद से जब मैं उस पार्टीशन के पॉइंट्स चेंज करूँगा तो उस पार्टीशन के लिए ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। वो पार्टीशन कैसी ढूंढ रहे हैं, वो पार्टीशन हम ले रहे हैं 0 पहला पॉइंट है, लाजमी बात है, इंटरवल 0 से 2 है तो पार्टीशन का पहला पॉइंट हमने 0 ही लेना है। लास्ट पॉइंट जो है वो उस पार्टीशन का 2 है, और दरमियान में हम पॉइंट्स ले रहे हैं 2/2n, 2/2n - 1, 2/2n - 2, सो ऑन 2/4, 2/3, 2/2। ये पॉइंट्स इसकी पार्टीशन बना रहे हैं इंटरवल 0 से
2 की, और इनके लिए जब भी मैं कोई m लूँगा तो मैं ऐसा n ढूंढ सकूँगा कि उस n से जब मैं पार्टीशन बनाऊँगा तो उस पार्टीशन के लिए डेल्टा fi के मॉडुलस का जो सम है वो m से ग्रेटर हो जाएगा। ये पार्टीशन मैंने कैसे ढूंढी है, किस तरह से सोची है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैंने सिर्फ इस बात का ख्याल रखा है कि मेरे पास यहाँ पे साइन पाई ओवर x इन्वॉल्व है, और मुझे मालूम है कि साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई 0 होता है, और साइन पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 1 या -1 होता है। जब भी मैं किसी भी सब इंटरवल के लिए डेल्टा fi का मॉडुलस हल करूं तो उन दो नंबरों में से एक के ऊपर ये 0 हो जाए और एक के ऊपर 1 या -1 आ जाए। जब मैं यहाँ पे नंबर लिखूँगा 2/2 यानी 1, तो साइन पाई 0 हो जाएगा। जब नंबर मैं 2/3 लिखूँगा तो साइन 3 पाई बाई 2 बन जाएगा, जिस पे 1 हो जाएगा। जब मैं 2/4 लिखूँगा तो मेरे पास जो नंबर है साइन 2 पाई बन जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से इन पॉइंट्स के ऊपर जब भी मैं किसी भी सब इंटरवल के लिए डेल्टा fi का मॉडुलस कैलकुलेट करूँगा तो एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 बन जाएगी और एक पॉइंट पे जो है कोई नंबर आ जाएगा, और डेल्टा fi के मॉडुलस के सम को मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। इस पार्टीशन के लिए हम सबसे पहले डेल्टा f1 का मॉडुलस कैलकुलेट करने लगे हैं, और जो डेल्टा f1 का मॉडुलस है वो हमने इंटरवल लेना है 0 से 2/2n, और जब इसके लिए डेल्टा f1 हल करेंगे तो f ऑफ 2/2n माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 2/2n में बेसिकली f ऑफ 1/n बन जाएगा। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं x की जगह 1/n, यहाँ भी x की जगह 1/n, और f ऑफ 0 का आंसर जो है उसने 0 दिया हुआ है। ये n साइन के एंगल में पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/sin n पाई, और इस 0 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। साइन n पाई कितना होता है, साइन n पाई हमेशा 0 होता है, तो हमारे पास इस वक्त डेल्टा f1 के मॉडुलस का आंसर 0 आ गया। अब हमने हल करना है डेल्टा f2 का मॉडुलस। डेल्टा f2 के मॉडुलस के लिए हमारे पास जो सब इंटरवल बनेगा उसका पहला और दूसरा पॉइंट ये 2 पॉइंट्स होंगे, और डेल्टा f2 का मॉडुलस हल करेंगे तो वो f ऑफ 2/2n माइनस 1 माइनस f ऑफ 2/2n होगा। और जब x की जगह ये नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो 2/2n माइनस 1, और यहाँ पर पाई ओवर x की जगह 2/2n माइनस 1, और f ऑफ 2/2n जो है अभी हमने हल किया है कितना बना है, 0 बना है, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें 2n माइनस 1 ऊपर आ जाएगा और हमारे पास 2/2n माइनस 1 और साइन ऑफ 2n माइनस 1 पाई बाई 2 के साथ एंगल में ऑड नंबर आ रहा है, यानी ये साइन पाई/2 बन सकता है, साइन 3 पाई/2 बन सकता है, साइन 5 पाई/2 बन सकता है, और सो ऑन। और इन सब के ऊपर साइन की वैल्यू 1 होगी या -1 होगी, और ये बन जाएगा मॉडुलस लेने के ऊपर 2/2n माइनस 1, क्योंकि अगर -1 वैल्यू आई मॉडुलस लेके वो भी प्लस में चेंज हो जाएगी, 1 आई तो भी आंसर 2/2n माइनस 1 ही आएगा। ये हमने डेल्टा f2 का मॉडुलस हल कर लिया, और डेल्टा f3 का मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए एक पॉइंट होगा 2/2n माइनस 1, और उससे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो होगा 2/2n माइनस 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 2/2n माइनस 2 पहले आएगा, माइनस f ऑफ 2/2n माइनस 1 आएगा, लेकिन चूंकि मॉडुलस है तो तरतीब आगे पीछे भी कर लें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। और जब इसको हल करेंगे तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे x की जगह 2/2n माइनस 1 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 2/2n माइनस 1 लिखेंगे, और f ऑफ 2/2n माइनस 2 हल करते हुए x की जगह 2/2n माइनस 2 लिख देंगे। यहाँ पे पाई/2 के साथ ऑड नंबर आ रहा है, इसका साइन 1 या -1 बनेगा, और यहाँ पे ये 2 कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ऊपर जो है साइन n-1 पाई आ जाएगा। और साइन पाई के साथ कोई भी नंबर आए, इवन आए ऑड आए, उस पे साइन का आंसर हमेशा 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो गई। और इस टर्म में यहाँ पे -1 आए या 1 आए, ओवरऑल मॉडुलस हल करके हमारे पास 2/2n माइनस 1 आ गया। तो डेल्टा f3 हमारे पास 2/2n माइनस 1 आ गया। ये जो पार्टीशन हमने ली है, इस पार्टीशन में हमारे पास जो टोटल पॉइंट्स की तादाद है, अगर डिनोमिनेटर्स की मदद से गैस करें तो 1, 2, 3 से लेकर 2n तक, और 0 भी है एक, यानी
टोटल पॉइंट जो हैं वो 2n+1 हैं। जब 0 से लेकर n तक पॉइंट्स होते हैं तो हमारे पास फाइनली डेल्टा Fn कैलकुलेट करते हैं, n सब इंटरवल्स बनते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 0 से लेकर 2n तक पॉइंट्स हैं, तो टोटल हमारे पास 2n सब इंटरवल्स बनेंगे और डेल्टा F2n तक हल करेंगे। अभी तक हमने डेल्टा F1 का मॉडुलस हल किया है, डेल्टा F2 का मॉडुलस हल किया है, डेल्टा F3 का मॉडुलस हल किया है। अब हम हल करते हैं डेल्टा F4 का मॉडुलस, और जब डेल्टा F4 का मॉडुलस हम हल करेंगे तो उसमें मेरे पास 2 पॉइंट्स होंगे। ये पहला सब इंटरवल था, ये दूसरा सब इंटरवल था, ये तीसरा सब इंटरवल था, ये चौथा सब इंटरवल है। और जब इसके लिए डेल्टा हल करेंगे हम तो f(2/2n-3) और -f(2/2n-2), लेकिन तरतीब आगे पीछे हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस है। और हमारे पास फंक्शन का फार्मूला नॉन ज़ीरो x के लिए x sin π/x है। जब हम सॉल्व करेंगे इसको 2/2n-2n पे तो हमने प्रीवियस केस में भी हल किया है, आंसर 0 हो जाएगा। और जब हम 2/2n-3 पे हल करेंगे तो यहाँ 2/2n-3 और यहाँ 2/2n-3 लिखेंगे तो 2n-3 ऊपर आ जाएगा और sin 2n-3 π/2 बन जाएगा। और ये वाला साइन जो है वो हमेशा हल होके 1 या -1 आना है, तो ये -2/2n-3 और ये 1 या -1 मल्टीप्लाई हुए, मॉडुलस लिया तो 2/2n-3 आ गया। ये आंसर आ गया मेरे पास डेल्टा F4 के मॉडुलस का। डेल्टा F1 के मॉडुलस का आंसर 0 आया था, डेल्टा F2 के मॉडुलस का आंसर 2/2n-1 आया था, डेल्टा F3 के मॉडुलस का आंसर भी 2/2n-1 आया था, डेल्टा F4 के मॉडुलस का आंसर 2/2n-3 आया है। और जब डेल्टा F5 का मॉडुलस हल करेंगे तो एक ये पॉइंट यूज़ होगा और एक ये पॉइंट यूज़ होगा। इसके ऊपर sin π/x का आंसर 0 हो जाएगा और इसके ऊपर 1 या -1 आएगा, तो एक दफ़ा फिर मेरे पास जो डेल्टा F5 का मॉडुलस है वो भी 2/2n-3 ही आ जाएगा। आप गैस कर सकते हैं कि डेल्टा F6 का मॉडुलस क्या आएगा, 2/2n-5 और इसी तरह से सो ऑन। हर 2 कंसेक्टिव डेल्टा Fi का मॉडुलस जो है वो सेम आता चला जाएगा। और अब लास्ट में से डेल्टा F5 को कैलकुलेट करते हैं। लास्ट वाला डेल्टा F2n होगा जो हम कैलकुलेट करेंगे 2 लास्ट पॉइंट और उससे प्रीवियस पॉइंट 2/2 यानी 1 पे। डेल्टा F(2n-1) जो है वो हम 2/3 और 1 की मदद से कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा F(2n-2) जो है वो 2/4 और 2/3 की मदद से कैलकुलेट करेंगे। और डेल्टा F(2n-3) जो है वो 2/5 और 2/4 की मदद से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ डेल्टा F(2n-3) वो इक्वल होगा F(2/4 - F(2/5) के मॉडुलस के। और F(2/4) यहाँ पे x की जगह 2/4 लिख लेंगे और F(2/5) में x की जगह 2/5 लिख लेंगे। ये जो 2/4 है ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4 से और 2π बन जाएगा, sin 2π 0 होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी और ये sin 5π/2 बन जाएगा। sin 5π/2 जो है वो 1 होता है और -2/5 आ जाएगा और मॉडुलस लेने पर आंसर 2/5 आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा F(2n-2). तो डेल्टा F(2n-2) जो है वो इक्वल होगा F(2/3 - F(2/4) के। F(2/3) हल करने के लिए x की जगह 2/3 लिख लेंगे और 2/4 हल करने के लिए x की जगह 2/4 लिख लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर 2/3 आ जाएगा। और अब हल करते हैं डेल्टा F(2n-1), वो हल होगा इन 2 पॉइंट्स 1 और 2/3 की मदद से, यानी ये बनेगा F(1 - F(2/3). x की जगह 1 लिखेंगे और x की जगह 2/3 लिखेंगे। यहाँ पे x की जगह 1 लिखने से sin π 0 हो जाएगा, ये sin 3π/2 -1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये आंसर हमारे पास 2/3 आ जाएगा। लास्ट में डेल्टा F(2n) हल करते हैं जो इक्वल होगा F(2 - F(1) के मॉडुलस के। x की जगह 2 लिखेंगे और फिर x की जगह 1 लिखेंगे, sin π 0 हो जाएगा तो ये सिंप्लीफाई होके 2 आ जाएगा। और हमें सॉल्व करना है डेल्टा Fi के मॉडुलाई का सम i from 1 to
2n, तो डेल्टा एफ आई का मॉडुलस आई फ्रॉम 1 to 2n, जिसमें डेल्टा F1 जो है जब हमने कैलकुलेट किया था उसका मॉडुलस इक्वल टू 0 आया था, वो 0 लिख लिया। डेल्टा F2 का मॉडुलस और डेल्टा F3 का मॉडुलस दोनों 2/2n-1 आए थे। डेल्टा F4 और डेल्टा F5 के जो मॉडुलाई हैं वो दोनों 2/2n-3 आए हैं। इसी तरह से चलते चले जाएं तो इसी तरह से यहाँ पर इस तरह के दो 2/5 आएंगे, उसके बाद ये हमारे पास दो 2/3 आए हैं और फिर लास्ट में हमारे पास 2 आया है। ये डेल्टा Fi के मॉडुलस का सम बन गया i की वैल्यू 1 से लेकर 2n तक। हमने जो पार्टीशन ली है उसमें 0 से लेकर 2 तक टोटल 2n+1 पॉइंट्स हैं और डेल्टा Fi का मॉडुलस i फ्रॉम 1 to 2n हल कर रहे हैं और प्रूव ये करना है कि ये हर m से बड़ा बन सकता है। उसके लिए पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास ऐड होके 1/2n-1 बन जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2n-3 हो जाएंगे। ये दोनों टर्म्स ऐड होकर 1/5, ये दोनों टर्म्स ऐड होकर 1/3 और लास्ट में ये हमारे पास 2 आ गया। इस 2 को अलग रखते हैं और बाकी जो हमारे पास सम है वो हमारे पास बन रहा है 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/2n-1, जिसको बेसिकली आप कह सकते हैं समेशन 1/2n-1 n की वैल्यू 2 से लेकर n तक। n को 2 लेंगे तो 1/3 और n को 3 लेंगे तो 1/5। ये सारे एक सिमेट्री में आ रहे हैं, अलबत्ता ये एक सिमेट्री में नहीं आ रहा है तो इस 2 को मैंने अलग से लिख लिया और इसको मैंने समेशन 1/2n-1 n 2 से n की वैल्यू 2 से लेकर n तक लेने पर ये बन रहा है। ये जो मेरे पास डेल्टा Fi के मॉडुलाई का सम i फ्रॉम 1 to 2n 2 प्लस समेशन 1/2n-1 n 2 से n तक आया है, इसमें ये वाली टर्म जो है ये सीरीज़ 1/2n-1 n 2 से इन्फिनिटी वाली सीरीज़ का nth पार्शियल सम है। इस सीरीज़ के बारे में हमें मालूम है कि ये सीरीज़ जो है डाइवर्जेंट है। ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है, ना सिर्फ डाइवर्जेंट है, ये प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। ये जो इसके पार्शियल सम्स वाली सीक्वेंस है जिसमें Sn जो है वो इक्वल है 1/2n-1 n 2 से लेकर n तक, ये भी प्रॉपरली डाइवर्ज कर रही है, ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। और इसके इन्फिनिटी को डाइवर्ज करने का क्या मतलब है, जब भी कोई सीक्वेंस हमारे पास प्रॉपरली डाइवर्जेंट होती है और वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है तो हर रियल नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाया करता है कि उस सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू अल्फ़ा होती हैं जब भी n n0 से ग्रेटर और इक्वल हो। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स हैं ये प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, तो किसी भी रियल नंबर m के लिए एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। उसका नाम हमने n0 रखने की बजाय n ही रख लिया है, इस खूबी के साथ कि मेरे पास ये जो Sn है ये m से ग्रेटर होगा। जब भी कोई सा भी n ले लें जो इस चूज़न n से ग्रेटर और इक्वल है किसी भी n के लिए, इस n के कॉरस्पॉन्डिंग मैं बना लूँगा अपनी पार्टीशन P। वो जो मेरे पास पार्टीशन P बनेगी जो इस n की मदद से मैं बनाऊंगा, उस पार्टीशन के लिए जो फाई के मॉडुलाई का सम है वो m से बड़ा हो जाएगा। ये m से बड़ा है तो 2 प्लस दिस m से बड़ा है, तो डेल्टा Fi के मॉडुलाई का सम भी m से बड़ा है। यानी हर रियल नंबर m के लिए मैं एक नेचुरल नंबर n ढूंढ सकता हूं और उस नेचुरल नंबर n की मदद से जब मैं ये वाली पार्टीशन बनाता हूं तो इस पार्टीशन के लिए समेशन डेल्टा Fi मॉडुलाई का सम जो है 1 से लेकर 2n तक वो m से बड़ा हो जाता है। और यही तो प्रूफ करना चाहते थे। इस बात के प्रूफ होने से नतीजा ये निकला कि जो मेरे पास फंक्शन f है वो बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन नहीं है। यानी हम प्रूव कर चुके हैं कि जो फंक्शन हमें गिवन था वो इस इंटरवल के लिए बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन नहीं है। तो इस एग्जांपल की मदद से हमने बेसिकली ये प्रूफ किया है कि अगर फंक्शन बाउंडेड हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंडेड वेरिएशन का हो। आपके पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो फंक्शंस बाउंडेड हैं और बाउंडेड वेरिएशन के नहीं हैं।
आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने थ्योरम प्रूव किया है कि अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो वो बाउंडेड है, और फिर इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट को हमने कहा है कि वो ट्रू जनरली नहीं होती है, कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में।